अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुहेल अहमद हेल्पलाइन की तरफ से एक और वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि वाई ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन फेल। कि ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन फेल क्यों हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसकी 5 मेन रीज़न है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। सबसे पहली रीज़न है होमवर्क, कि ईआरपी इम्प्लीमेंट करने से पहले हमारा होमवर्क प्रॉपर नहीं होता। उससे पहले जो चीज़ें हमें सेट कर लेनी चाहिए, हमें उसका आइडिया नहीं होता कि ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमें क्या क्या होमवर्क करना चाहिए, जिसकी मदद से हम ये सेट कर सकें कि हमें कौन सा ईआरपी परचेज करना है, कौन कौन सा ऐसा एरिया है जिसको ऑटोमेट होना है, कौन कौन सा हमारा कोर एरिया है जिस पे हमें कंट्रोल चाहिए। ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन फेल होने की सेकंड रीज़न, और एक बहुत बड़ी रीज़न है वो ये है कि हम 100% उस टीम पर रिलाई करते हैं जो एक्सटर्नल टीम ईआरपी इम्प्लीमेंट करने के लिए आती है। वो किसी भी इदारे से हो सकती है, लेकिन जब तक हमारी इंटरनल टीम या रिसोर्सेज उसके साथ 100% अटैच नहीं होंगे ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तब तक आपका ईआरपी प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अगर आपका स्टाफ उसके साथ कॉपरेशन में नहीं रहता, जो एक्सटर्नल टीम है, और ईआरपी इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो उनके जाने के बाद क्या होगा कि आपके स्टाफ को इतना नॉलेज नहीं होगा कि मज़ीद ईआरपी को कैसे लेकर चलना है। क्योंकि जो एक्सटर्नल टीम आती है वो कुछ दिन के लिए आती है, लेकिन आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो रुकती नहीं है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट कभी नहीं रुकती ना। तो आपका एक इंटरनल भी एक ऐसी टीम होनी चाहिए जिसको बाकी कामों को छोड़कर ड्यूरिंग ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना है कि आपका ईआरपी इम्प्लीमेंट किस तरह से होना है और लॉन्ग टर्म कैसे चलेगा ये। यदि अब मैं सबसे बड़ी गलती बताने जा रहा हूँ कि जो 90% ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं ईआरपी इम्प्लीमेंट करने से पहले, जिसकी वजह से ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन फेल हो जाती है, वो ये वजह ये है कि इम्प्लीमेंटर का ना होना, इंटरनल इम्प्लीमेंटर का ना होना। ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसका एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि ईआरपी इम्प्लीमेंट कैसे होता है। इस रिसोर्स को हायर करना, वो आप कॉन्ट्रेक्चुअल भी रख सकते हैं या परमानेंट भी रख सकते हैं, रखना बहुत ज़रूरी है बिफोर ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन। ईआरपी परचेज करने से पहले या इम्प्लीमेंट करने से पहले एटलीस्ट आपको ये रिसोर्स ज़रूर रखना चाहिए, या एटलीस्ट उससे कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए कि हमने अगर ईआरपी इम्प्लीमेंट करवाना है तो किस तरह से होगा। बेसिकली इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस यही है जो मैंने हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट हेडिंग थी होमवर्क। ये सारा होमवर्क उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उसके पास इस चीज़ का नॉलेज होता है कि ईआरपी इम्प्लीमेंट किस तरह से होना है, ईआरपी कंट्रोल कैसे करेगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, ये करप्शन कैसे रोकेगा, ये ह्यूमन रिसोर्स को की यूटिलाइजेशन कैसे कंप्लीट करेगा। हम सबसे गलती यही करते हैं कि जो हमारा इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं, जिनका नॉलेज सिर्फ उन पर्टिकुलर फील्ड में होता है जिसमें वो जॉब कर रहे होते हैं, हम उनकी ही टीम बना लेते हैं या उनको ही ये टास्क दे देते हैं कि आप ईआरपी इम्प्लीमेंट करवाएं। लेकिन उनके सिर्फ एक सर्कल के अंदर उनका नॉलेज होता है या अपने डिपार्टमेंट की हद तक होता है। वो कभी भी इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि ईआरपी किस तरह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। वो अपने उसी मैनुअल काम को जो वो कितने सालों से करते हुए आ रहे हैं, कोशिश करते हैं कि एज इट इज़ सॉफ्टवेयर में होना स्टार्ट हो जाए, और यही ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन है। फोर्थ वन जो रीज़न है वो ये है कि ईआरपी चूज कौन सा करना चाहिए। लेकिन जब आप होमवर्क के बिना कोई ईआरपी चूज करते हैं तब आप ब्लाइंड होते हैं, तब आपको नहीं पता होता कि आपने कौन सा ईआरपी चूज करना है। आप सिर्फ मार्केट को देखते हैं कि अगर आप ऑटोमोबाइल से हैं या पेंट इंडस्ट्री से हैं, तो किसी 2-3 पेंट इंडस्ट्री के अंदर जो ईआरपी चल रहा है आप कोशिश करते हैं हम वही इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अगर आपने प्रॉपर होमवर्क किया होगा, आपने एक इम्प्लीमेंटर हायर किया होगा जिसने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया होगा आपके ईआरपी का, तो वो आपको बेहतर तरीके से बताएगा और आपको खुद भी आइडिया होगा कि आपने कौन सा ईआरपी चूज करना है। ये फिफ्थ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है ईआरपी फेल होने की, वो ये है कि
MIS सिस्टम का ना होना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ना होना। ये किस तरह से अंदाज होता है? इस तरह से है कि आपका जो ERP है वो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से चलाया जा सके। लेकिन अगर आपने देखा होगा ERP स्टैंड फॉर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कि जो मेन इसका पार्ट है वो है प्लानिंग, फ्यूचर फोरकास्ट, कि आपने अपनी इंडस्ट्री को आगे कैसे लेकर जाना है। ये सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर। आप डिसीजन मेकिंग करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर, जो इंफॉर्मेशन आपके पास ERP से निकल कर आ रही होती है, क्योंकि सारे आपकी रिसोर्सेज जो है वो जो भी काम कर रहे होते हैं उसका डेटा जो है वो ERP के अंदर पुट कर रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, और उसी से आपको रिजल्ट मिल रहा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि कुछ महदूद रिपोर्ट्स को लेकर चल रहे होते हैं और बहुत सा काम अभी भी मैनुअल रह जाता है, एक्सेल के ऊपर कर रहे होते हैं। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारी इंडस्ट्री का, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हो पाती, वो ये है कि हम ERP तो परचेज कर लेते हैं लेकिन MIS जिसकी इतनी बड़ी की कॉस्ट भी नहीं है, हम वो साथ इम्प्लीमेंट नहीं करते या वो खुद से डेवलप नहीं करवाते। MIS आपको बताता है कि आपको किस वक्त कौन सी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट चाहिए। आप जो मैनेजरियल लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, जिसकी बेस के ऊपर आपने डिसीजंस करना होता है, नेक्स्ट 6 मंथ प्लान करने होते हैं, नेक्स्ट 1 ईयर प्लान करना होता है, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो आपको आपकी रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल कर दे रहा होता है, और उसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग करके अपनी एफिशिएंसी को, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपने फीडबैक्स जरूर दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।